सोनम, यही एक दागदार नाम सबकी जुबान पर आजकल चढ़ा हुआ है। हर जगह सिर्फ इसी नाम की गूंज है, क्योंकि इसने एक ऐसी साजिश को जन्म दिया है जिसने पत्नी के रूप पर हजारों सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए सोनम और राजा रघुवंशी के केस को शुरुआत से अब तक जानते हैं। दोस्तों, ये केस फाइल है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की, जहां सोनम रघुवंशी नाम की एक लड़की अपने भाई गोविंद और पेरेंट्स के साथ रहा करती थी। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी इंदौर के जाने माने बिजनेसमैन है। इनका सालों पुराना जमा जमाया प्लाईवुड कंपनी का कारोबार है, जो इंदौर में तो फैला ही है, साथ ही दूसरे शहरों में भी अच्छी पकड़ बना रखा है। सोनम ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने का फैसला किया और प्लाईवुड कंपनी में एचआर हेड की पोस्ट संभालने लगी। इसी कंपनी में राज कुशवाहा नाम का एक लड़का भी काम करता था, जो मैनेजर की पोस्ट पर तैनात था और सोनम से कुछ साल छोटा था। लेकिन एक ही कंपनी में काम करने की वजह से दोनों की बोलचाल शुरू हो गई और दोनों ने एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन महसूस किया। धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर इनका प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों जल्द से जल्द शादी करना चाहते थे। इसी सिलसिले में सोनम अपनी मां संगीता रघुवंशी से भी बात करती है, पर मां इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होती, क्योंकि राज एक तो सोनम से उम्र में छोटा था और दूसरी वजह थी उसका काम। संगीता रघुवंशी नहीं चाहती थी कि उनकी कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय उनका दामाद बने, इसलिए उन्होंने ये बात देवी सिंह तक पहुंचाने से पहले ही खत्म कर दी और फिर सोनम के लिए रिश्ते ढूंढे जाने लगे। मां के समझाने के बाद भी सोनम ने राज से मिलना जुलना बात करना नहीं छोड़ा और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में बने रहे। फिर आया साल 2024, अक्टूबर का महीना था। सोनम का परिवार रामनवमी की खुशी में एक प्रोग्राम आयोजित करता है और साथ ही यहाँ लड़के लड़कियों की शादी के लिए पर्ची भी डाली जाती है और कई लोग अपने बच्चों के लिए हम सफर तलाश करते हैं। इसी बीच देवी सिंह की नजर राजा रघुवंशी नाम के एक लड़के पर पड़ती है, जो इंदौर से ही ताल्लुक रखता था और एक अमीर घराने का लड़का था। देवी सिंह राजा रघुवंशी के घर पर फोन कर उन्हें रिश्ते के लिए मिलने को बुलाते हैं और दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते हैं, अपने बारे में बताते हैं। राजा की फैमिली बताती है कि इनका ट्रांसपोर्ट का काम है और राजा हर महीने 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक आराम से कमा लेता है। राजा की कमाई तो अच्छी थी ही, साथ ही देखने में भी लड़का ठीक लगा, इसलिए सोनम का परिवार सोनम की इजाजत लेकर उसका रिश्ता तय कर देता है और 11 मई 2025 को दोनों की धूमधाम से शादी करा दी जाती है। इस शादी में सोनम और राजा भी दोनों बहुत खुश नजर आते हैं, इसलिए दोनों परिवार भी बेफिक्र हो जाते हैं। खैर, सोनम विदा होकर अपने ससुराल आती है और फिर अपने ससुराल रह के वापस मायके चली जाती है। लेकिन इन 2-4 दिनों में ही राजा को यह एहसास हो गया था कि सोनम उससे कुछ दूर दूर रह रही है। ना तो वो उसके पास बैठती है और ना ही उससे बात कर रही थी। ये बात राजा को काफी अजीब लगी और जब उसने ये बात अपनी माँ को बताई तो उन्हें लगा कि शायद नए घर में आने की वजह से सोनम इस तरह का बर्ताव कर रही है। यही बात उन्होंने राजा को भी समझाई। 14 मई को राजा सोनम को उसके मायके से लेता है और उसे लेकर शादी में पहुंच जाता है, जो कि उज्जैन में थी। कार में सिर्फ ये दोनों ही थे, लेकिन इस बीच भी सोनम राजा पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और शादी में भी राजा से दूरी बनाए रखती है और ये बात राजा को तीर की तरह चुभती है। और 14 मई को ही राजा शादी से लौटकर सोनम को उसके मायके में छोड़ता है और खुद अपने घर आ जाता है। राजा फिर से अपनी माँ को बताता है कि सोनम शायद मुझसे खुश नहीं है। रास्ते में पूरी शादी में वो बस फोन चलाती रही और जैसे ही मैं उसके पास गया उसने फोन बंद करके रख दिया। बेटे की बात सुनकर राजा की माँ उमा देवी फिर से उसे समझाती है कि उसे थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। राजा भी माँ की बात मान लेता है। इधर सोनम 15, 16, 17 मई इन 3 दिनों में अपने बॉयफ्रेंड राज के साथ एक ऐसा दर्दनाक प्लान बनाती है जिसका अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला था। मायके में रहते हुए ये ना सिर्फ राज से फोन पर बात करती रहती है, बल्कि उससे मिलने भी जाती है और दोनों राजा को रास्ते से हटाने का फैसला करते हैं। और ये प्लानिंग शादी के बाद से नहीं बल्कि पहले से ही तैयार की गई थी, जिसकी वजह थी सोनम का मांगलिक दोष। जी हाँ, हाल ही में पता चला है कि सोनम मांगलिक है, जबकि उसका प्रेमी राज नॉन मांगलिक। और कहा जाता है कि अगर कोई मांगलिक व्यक्ति नॉन मांगलिक से शादी करता है तो नॉन मांगलिक की उम्र या तो कम हो जाती है या फिर उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। यही सब जानने के बाद सोनम ने प्लान बनाया था कि वो राजा से शादी करेगी, क्योंकि राजा मांगलिक है, और उससे शादी करके अपने दोष को खत्म करेगी और फिर राजा को मारकर राज के साथ नई जिंदगी शुरू करेगी। अब क्योंकि राजा को मारने के बाद सोनम विधवा हो जाती तो उससे कोई भी आसानी से शादी नहीं करता, इसलिए परिवार वाले उसके बॉयफ्रेंड राज से शादी करा देते। इस पूरी शातिर प्लानिंग के तहत सोनम ने राजा से शादी की। ये दोनों राजा को कहीं दूर ले जाकर मारना चाहते थे, इसलिए इन्होंने शिलोंग को चुना,
क्योंकि सोनम को पता चला था कि राजा माँ कामाख्या देवी के दर्शन करने की तमन्ना दिल में दबाए बैठा है और शिलोंग वहां से ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए सोनम ने 18 मई को राजा को मायके से कॉल करके बताया कि उसने हनीमून के लिए कामाख्या मंदिर जाने का फैसला किया है, क्योंकि राजा वहां जाना चाहता था। सोनम आगे कहती है कि मंदिर से हम लोग हनीमून मनाने के लिए शिलोंग चले जाएंगे। सोनम की ये पूरी प्लानिंग सुनकर राजा को काफी अजीब लगता है, क्योंकि सोनम ने उससे एक बार भी नहीं पूछा कि वो कहाँ जाना चाहता है और बिना बताए ही टिकट्स भी बुक कर लिए। खैर, पर क्योंकि सोनम पत्नी थी और हनीमून का सपना सजा रही थी, इसलिए राजा और राजा के घर वाले सोनम की बात मान लेते हैं और 20 मई को राजा और सोनम दोनों अपने अपने घर से एयरपोर्ट पहुंचते हैं और फिर कामाख्या देवी के मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद दोनों शिलोंग के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन राजा नहीं जानता था कि वो पल पल करके अपनी मौत के करीब जा रहा है। सोनम और राजा के शिलोंग पहुंचने से ठीक पहले राजा को मारने के लिए बदमाश एक दिन पहले ही शिलोंग आकर बस गए थे और सोनम जिस ईस्ट खासी हिल्स के चेरापूंजी इलाके में रुकी थी, उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर ही इन्होंने होटल लिया था ताकि अपने शिकार पर नजर रख सकें। राज कुशवाहा ने इन तीनों बदमाश, जिनके नाम है विशाल, आकाश और आनंद, इनको नए मोबाइल, नए सिम कार्ड, 50,000 रुपए एडवांस पेमेंट के तौर पर दिए थे और ये तीनों इंदौर से सड़क और ट्रेन के रास्ते होते हुए मेघालय पहुंचे थे और सब कुछ प्लान के मुताबिक परफेक्ट चल रहा था। राजा ने शिलोंग घूमने के लिए एक स्कूटी रेंट पर ली थी और 4 दिन का रेंट देने का वादा किया था। 22 मई को सोनम और राजा दोनों किराए की स्कूटी से शिलोंग घूमते हैं और अपने परिवार वालों को भी खैर खबर देते रहते हैं। बच्चों को खुश देखकर दोनों परिवार भी सुकून से रहते हैं। लेकिन फिर आता है 23 मई का मनहूस दिन, जब दोपहर के वक्त उमा देवी सोनम से कॉल पर बात करती है और उन्हें महसूस होता है कि सोनम कुछ हाँफ रही है। जब उमा देवी इसकी वजह पूछती है तो सोनम बताती है कि हम दोनों कोरसा इलाके में बनी पहाड़ियों पर जा रहे हैं। ये बात सुनकर उमा देवी थोड़ी परेशान होती है, क्योंकि पहाड़ी रास्ते रिस्क से भरे होते हैं। इसलिए उमा देवी इन दोनों को जल्द से जल्द नीचे उतरने को कहती है और फिर बातचीत के बाद फोन कट हो जाता है। दोपहर के वक्त जब फिर से उमा देवी सोनम को फोन करती है तो उसका फोन इस बार बंद होता है और हर बार बंद ही बताता रहता है। ये देखकर उमा देवी राजा को भी कॉल करती है, लेकिन वो भी कोई जवाब नहीं देता। उमा देवी ये सोचकर खुद को समझा लेती है कि हो सकता है कि फोन की बैटरी खत्म हो गई हो, इसलिए अभी बात नहीं हो पा रही है। और देखते ही देखते 23 मई का दिन निकल जाता है और 24 मई को फिर से उमा देवी और सोनम के घर वाले दोनों बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं, पर अब भी बात नहीं हो पाती और ना ही इनसे जुड़ी कोई जानकारी मिल पाती है, जिससे दोनों ही परिवारों में चिंता का माहौल बन जाता है। सच्चाई का पता लगाने के लिए सोनम का भाई गोविंद और राजा का भाई विपिन दोनों इमरजेंसी फ्लाइट लेकर शिलोंग रवाना होते हैं और यहाँ सोनम जिस होटल में रुकी थी वहाँ पूछताछ करते हैं और पता चलता है कि सोनम और राजा ने 23 मई की सुबह ही होटल से चेकआउट कर लिया था। ये सब देखकर गोविंद और विपिन समझ जाते हैं कि बात काफी गंभीर है, इसलिए दोनों शिलोंग के लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और यहाँ राजा और सोनम की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। लेकिन पुलिस इनके केस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि एक तो सोनम और राजा इंदौर से थे और दूसरा ना तो पुलिस गोविंद और विपिन की भाषा समझ पा रही थी और ना ही दोनों इनकी बात समझ पा रहे थे, इसलिए यहाँ से इन्हें कोई मदद नहीं मिलती। इसके बाद परिवार वाले इंदौर पुलिस कमिश्नर से कांटेक्ट करते हैं और फिर मेघालय पुलिस से बात की जाती है। इसी बीच मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव को भी सोनम और राजा के गायब होने की खबर मिल जाती है, इसलिए ये केस सियासत से भी जुड़ जाता है और मोहन यादव शिलोंग के चीफ मिनिस्टर से बात करते हैं और फिर जांच तेजी से आगे बढ़ती है। मेघालय पुलिस होटल के आसपास सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है और एक फुटेज में इन्हें सोनम और राजा दोनों स्कूटी पर बैठे हुए नजर आते हैं। पुलिस इस स्कूटी के ओनर से मिलती है, जो स्कूटी में जीपीएस लगे होने की बात बताता है और फिर जीपीएस की मदद से पुलिस स्कूटी तक पहुंच जाती है, लेकिन सोनम और राजा का कोई सुराग मौजूद नहीं होता। 1 किलोमीटर आगे चलने पर 2 लावारिस बैग भी मिलते हैं, जो कि सोनम और राजा के ही थे। ये देखकर पुलिस समझ जाती है कि जरूर इनके साथ कुछ बुरा हुआ है, इसलिए पुलिस केस को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी का गठन करती है और कई टीमें बनाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। भारी बारिश, पहाड़ी इलाकों की वजह से पुलिस को इन दोनों को ढूंढने में काफी दिक्कत आती है, लेकिन पुलिस हार नहीं मानती और ड्रोन कैमरे की मदद से हर जगह चेक करती है और आखिरकार 2 जून को ड्रोन कैमरे में एक बॉडी कैद होती है, जो गहरी खाई में बदहवास हालत में पड़ी हुई थी। पुलिस जब इसे ऊपर लाती है तो पूरा शरीर डिकम्पोज हो चुका होता है, चेहरा बिल्कुल भी पहचान में नहीं आता। पहचान के लिए सिर्फ हाथ पर राजा नाम का टैटू मौजूद होता है, जिसे देखकर राजा के घर वाले फूट फूट के रोने लगते हैं, क्योंकि ये बॉडी उन्हीं के बेटे राजा की थी, जो ठीक गायब होने के 10 दिन बाद मिली थी।
पुलिस इसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और जब रिपोर्ट आती है तो खुलासा होता है कि राजा पर पेड़ काटने वाले धारदार हथियार से वार किया गया था। पुलिस को यहाँ से एक चाकू, एक रेनकोट और एक जेंट्स जैकेट भी मिलती है। पुलिस को राजा की बॉडी तो मिल गई थी, लेकिन सोनम का अब तक कोई अता पता नहीं था, इसलिए अब पुलिस सोनम को ढूंढने में जुट जाती है। इसी बीच पुलिस के हाथ कुछ ऐसा सबूत लगता है जिससे केस का रुख ही पलट जाता है। दरअसल सोनम की गुमशुदगी को लेकर पुलिस जब आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तो एक गाइड सामने आता है जो 23 मई को सोनम और राजा के साथ ही था। ये गाइड बताता है कि उस दिन पहाड़ी पर चढ़ते वक्त उस कपल के साथ 3 लड़के और थे जो राजा के साथ चल रहे थे, जबकि सोनम इनके पीछे पीछे चल रही थी। इन 3 लड़कों की भाषा हिंदी थी और ये मेघालय से ताल्लुक नहीं रखते थे। ये बात पुलिस के दिमाग में शक का बीज बो देती है। एक बात और पुलिस के दिमाग में खटक रही थी कि अगर सोनम की किडनैपिंग हुई है तो अब तक अगवा करने वालों का फोन क्यों नहीं आया? अगर सोनम को मार दिया गया है तो फिर उससे जुड़ा कोई क्ल्यू क्यों नहीं मिला? कहीं सोनम ने ही तो राजा को नहीं मरवाया? इसी शक के आधार पर पुलिस सोनम के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालती है और पता चलता है कि सोनम राज कुशवाहा के नंबर पर लगातार कॉन्टैक्ट में बनी हुई थी। जब पुलिस राज कुशवाहा की कॉल डिटेल्स खंगालती है तो इस पर भी सोनम के कई कॉल्स और मैसेजेस होते हैं और साथ ही एक अननोन नंबर पर भी देर रात तक बात हो रही होती है। पुलिस जब इस नंबर की डिटेल्स निकलवाती है तो ये शिलोंग की ही लास्ट लोकेशन दिखाता है और बाद में खुलासा होता है कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि सोनम का ही था जो उसने राजा से छुपा कर रखा था। और सोनम राज और तीनों बदमाशों से इसी नंबर से बात कर रही थी। 3 से 4 जून को ही पुलिस को पता चल गया था कि सोनम इस कांड में शामिल है, इसलिए सबसे पहले इंदौर से राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया जाता है और फिर साजिश में शामिल विशाल उर्फ विक्की ठाकुर भी पकड़ा जाता है, जबकि दूसरे आरोपी आकाश को पुलिस यूपी के ललितपुर से धर दबोचती है और आनंद भी मध्य प्रदेश के बीना से पकड़ में आ जाता है। इस तरह चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं, लेकिन इनकी मास्टरमाइंड अभी भी गायब थी, यानी कि सोनम। पुलिस सोनम की लोकेशन जानने के लिए राज का सहारा लेती है और राज पुलिस के कहने पर सोनम को कॉल कर उसकी लोकेशन पूछता है, पर सोनम उसे कुछ भी नहीं बताती। ये देखकर पुलिस सोनम को कॉल करके धमकाती है, अगर तुमने खुद सरेंडर नहीं किया तो हम तुम्हें जल्द ही पकड़ लेंगे। ये बात सुनकर सोनम फोन काट देती है। पुलिस अब इन 4 आरोपियों से पूछताछ करती है और ये चारों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और बताते हैं कि सोनम ने ही राजा को मारने की प्लानिंग की थी। 23 मई को सोनम फोटोशूट के बहाने राजा को कोरसा इलाके में मौजूद पहाड़ियों पर ले गई और फिर जानबूझकर सोनम ने थकने का बहाना किया और वो पीछे पीछे चलने लगी, जबकि आकाश, आनंद, विक्की तीनों राजा को फॉलो करने लगे। और लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद जब ये पहाड़ी पर पहुंच गए तो बदमाशों ने राजा को मारने से मना कर दिया, क्योंकि अब उन्हें और ज्यादा पैसे चाहिए थे। हालांकि बात 4 लाख में तय हुई थी, लेकिन अब बदमाश इससे ज्यादा की मांग कर रहे थे। सोनम किसी न किसी तरह राजा को रास्ते से हटाना चाहती थी, इसलिए इसने बदमाशों को 20 लाख रुपए देने का वादा किया और राजा के पर्स से 20,000 रुपए निकाल कर भी दिए। सोनम राजा को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहती थी ताकि उसे यकीन हो सके कि सच में राजा उसकी जिंदगी से जा चुका है। सोनम की बात मानकर बदमाशों ने शिलोंग में ऑर्डर किया तेज धारदार हथियार निकाला और पहले राजा के सर के पिछले हिस्से पर वार किया और फिर अगले, और आखिर में राजा की बॉडी को खाई में फेंककर हर सबूत मिटाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस की मेहनत के आगे सबकी करतूत सामने आ गई। अपने साथियों को पुलिस की गिरफ्त में देख 8 जून 2025 की रात को सोनम ने भी सरेंडर कर दिया और ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में काशी चाय ढाबे पर पाई गई। पहले सोनम ने ढाबे के मालिक साहिल यादव के फोन से अपने भाई गोविंद को फोन करके ढाबे पर बुलाया और फिर गोविंद के कहने पर साहिल ने पुलिस को सोनम की खबर दी और रात के 2:30 बजे पुलिस ने सोनम को अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद शिलोंग पुलिस सभी आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मेघालय गई, क्योंकि ये केस वहीं से शुरू हुआ था। और जब सोनम से सवाल जवाब हुए तो सोनम ने कहा कि मैंने राजा को नहीं मारा, मुझे तो खुद किडनैप कर लिया गया था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज, सुपारी किलर के बयान और क्राइम सीन से मिला हथियार, सोनम का रेनकोट और आनंद की जैकेट ने सोनम का पर्दाफाश कर दिया। और जब यही सबूत सोनम को दिखाए गए तो रोते हुए सोनम ने कबूल कर लिया कि हाँ, मैं तीनों बदमाशों को जानती हूँ और मैंने ही अपने पति राज को मरवाया है। और साथ ही ये भी खुलासा किया गया है कि राजा की मौत 23 नहीं बल्कि 22 मई को होनी थी, क्योंकि उसे मारने का प्लान 22 मई को ही बना था। इनका प्लान ऐसा था कि ये राजा को सेल्फी पॉइंट पे ले जाएंगे किसी ऊंची जगह पर और वहां से सोनम धक्का दे देगी, जिससे ये केस ऐसा लगेगा कि फोटो लेते टाइम राजा फिसल के खाई से गिर गया और उसकी जान चली गई। लेकिन 22 मई को बारिश हो रही थी, जिस वजह से ज्यादा ऊंचाई पे नहीं जा पाए और ये प्लान 23 मई के लिए चला गया। फिलहाल ये सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। आप बताइए, सोनम जैसी लड़की को क्या सजा आपके हिसाब से मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें,
जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।